speaking after these stalwarts, but then I'll take it further. और जैसा मैं देख रही थी, आई थिंक बाइलिंगुअल में बेटर रहेगा। कल्पना मैम अगर कंफर्म कर दें, Yes, या ma'am. कैन यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It will be better. Yes, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। सो मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो काफी कुछ सर ने कहा है, मैं कोशिश करूंगी उसे ओवरलैप ना करूं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग में ये हमारा सेंटर है। सबके ज्ञान के लिए भी, अगर किसी को ना पता हो तो, ऐसे 144 सेंटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें से हमारा नंबर वन सेंटर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वी हैव कंडक्टेड और द पार्टिसिपेशन। तो आप सब भी इस प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो सकते हैं। हम एफडीपी, रिफ्रेशर कोर्सेज, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और कल्पना मैम के साथ भी आगे कुछ साझे प्रोग्राम करने की उम्मीद है, तो वहां पर भी आप ले। तो इस वेबिनार में जैसा कल्पना मैम ने कहा कि एक ओवरव्यू देंगे, तो ओवरव्यू के आप देते हुए, जैसे बख्शी सर ने भी कई चीजें बताई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो चीजें लिख लेना। कोई नई चीज आई है, अच्छा ये क्या है हमें नहीं पता, तो शायद हम अभी ब्रीफ में, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसके डिटेल आपको जानकारी जरूर लेनी होगी। तो मेरा जो कोर्स होगा, इसका सेशन में जो फ्लो होगा वो होगा, पहले हम थोड़ी टाइम बात करेंगे क्रेडिट फ्रेमवर्क की। बिकॉज एनईपी के जो प्रोग्राम्स हैं, अब सारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिसके अनुसार हमारे स्किल कोर्सेज होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से समझेंगे। उसके बाद जो हमारे करिकुलम और कोर्सेज हैं, वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन से अलाइन होना चाहिए। ब्रीफली सीओपीओ मैपिंग की बात करेंगे, बट ये बहुत डिटेल टॉपिक है। फिर टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज इसके हिसाब से चेंज होनी चाहिए। कुछ बच्चे सर ने ऑलरेडी कहा है, थोड़ा सा टाइम मैं इस पे भी लूंगी। और जहाँ पे ई कंटेंट का भी महत्व आता है। और फिर हमारे मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स आते हैं। और ये हमने सारे टीचर्स को एक कंटिन्यू प्रैक्टिस, ये नहीं कि एक बार हमने करिकुलम बना दिया बस, नहीं। जैसा पहले 20-20 30-30 साल तक करिकुलम चेंज नहीं होता था, ऐसा नहीं, अब एक डायनेमिक करिकुलम की बात हो रही है। और जो गैप एनालिसिस करेंगे उससे पता लगेगा हमारी कहाँ खामियां हैं, जो हमारी प्रोग्राम आउटकम्स मैप नहीं हुए, तो क्या हमें चेंज एक्टिविटीज में। और मार्केट की भी जो रिक्वायरमेंट है, पीरियोडिक रिव्यू सोसाइटी की, तो सारे सारे चैलेंजेस हमें लेके इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना के रखना है। तो जैसा कि बख्शी सर ने कहा कि एजुकेशन सर्व्स इट पर्पस ओनली व्हेन इट मीट्स द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस हमारे सामने काफी दिख रहे हैं, जिसमें आप देखो तो कहाँ हम किताबों के दौर से, किताबें भी अभी है महत्वपूर्ण, और लेकिन हमारे जो अब लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आई थिंक ये चेंज बहुत दिख रहा है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री 5.0 की बात करें, जहां पे ह्यूमन बीइंग और मशीन, रोबोट साथ में मिलके काम करेंगे, तो टेक्नोलॉजी ने हमारी एजुकेशन को काफी चेंज किया है। आपको मैं पीछे लेके जाती हूँ, जब हमारा गुरु शिष्य कल्चर था, तो यहाँ से हमें कुछ अच्छी चीजें लेनी है और वो साथ रखनी है। कि जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो आप इस विजुअल में देखो, बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं, उन्हें स्किल्स भी दी जा रही हैं। स्किल्स उस समय अलग रिक्वायरमेंट थी और इस समय अलग थी। तो जो हमारा एजुकेशन का ओवरऑल पर्सपेक्टिव रिक्वायरमेंट है, गोल्स हैं, कि हमें एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनाना है, साथ में हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है, और गुड इंडियन सिटीजन। तो इन चीजों को हम साथ रख के आगे चलेंगे। लेकिन जैसे नीड्स ऑफ द सोसाइटी बढ़ी, कि हमें एजुकेशन सिर्फ ये कुछ गिने चुने लोगों को थोड़ी देना है, राजा महाराजाओं के बच्चों को मिलती थी, एकलव्य जैसी कहानियां भी हमने सुनी है। तो हमें एजुकेशन जो एम्पावरमेंट है हर ह्यूमन बीइंग के लिए, उसे हर बच्चे को देना है। तो मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन आया। और जब हम
इंडिपेंडेंट हुए तब की 2% ग्रॉस एनरोलमेंट को लेके अब हम काफी मूवमेंट हुआ है, लेकिन अब हम 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं। और 50% क्या, हमें तो 100% तक आगे जाना है। तो उसके में आपके पास सामने कम बच्चे नहीं रह सकते। तो कई टीचर्स बोलते हैं बच्चे ज्यादा हो गए हैं। तो बच्चे ज्यादा होने से परेशान नहीं होना है, बच्चे ज्यादा होने का सॉल्यूशन निकालना कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम इनको साथ लेके चले, तो मॉडल्स बदलने पड़ेंगे। तो ये कहना कि हम नहीं, यहाँ नहीं, ये बेटर है यहाँ चले जाएं, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास बच्चे तो सामने रहेंगे, और हमें वेलकम करना चाहिए जितने बच्चे हमारे पास आते हैं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस किया, ये पिछले 1.5-2 दशक से हम आईसीटी और प्रोजेक्टर्स और टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो टीचर्स ने काफी ये एम्ब्रेस भी किया, लेकिन कुछ चैलेंजेस फिर भी थे अगर मैं प्री कोरोना की बात करूं। लेकिन जो कोरोना टाइम ने हम टीचर्स को टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करना सिखाया है, आई थिंक यहां से पूरा चेंज हुआ है पर्सपेक्टिव। जो जो टीचर्स पहले सीखना नहीं चाहते, अब उन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली, बिकॉज कोई चारा नहीं था, देयर वाज नो ऑप्शन। लेकिन हमें इस टूल को सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि ऑप्शन नहीं है, अब तो ऑप्शन वापस आ गया, नाउ वी हैव द स्टूडेंट्स इन फ्रंट, तो इस पे वापस चले जाते हैं, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। हमें प्रिपेयर करना है। रॉबर्ट है और एक टीचर है, और बहुत हो सकता है बहुत सारे रॉबर्ट्स हो। क्या आपकी क्लास में रॉबर्ट्स हैं? मैं चैट्स पे देखूं जरा रिप्लाई। आपकी क्लासरूम में रॉबर्ट्स हैं? जो सब सुन रहे हैं, चैट पे आप रिप्लाई दीजिए। आपकी क्लास में जो रॉबर्ट्स आ गए, नहीं आए? डॉक्टर केशव जी, डॉक्टर अंशु, एक्चुअली आ गए हैं। आप उन्हें ध्यान से देखो, ये फिजिकल रॉबर्ट खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसमें एआई टूल्स आ गए हैं, जिनसे जो पूछो आपको भी पता लग जाएगा और आपके बच्चों को भी पता लग जाएगा। सो ये टाइम तो आ गया है, द फ्यूचर इज हियर। तो अगर हम वो ही काम करते रहेंगे, जब जिस समय गुरु शिष्य परंपरा में जब टीचर ही सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, बच्चों के पास कुछ नहीं होता, वो खाली दिमाग लेके आ जाते थे, टीचर अपना पूरा उधेल देता था उनके दिमाग। तो अगर वही सोच रखेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करना है आपको? अब वो चीजें करनी है जो ये रॉबर्ट नहीं कर सकता। अब उसकी तरफ चलते हैं। सो पता नहीं, मैं इसको एस्केप मोड पे रखती हूँ। तो गोल्स ऑफ एजुकेशन जो मैंने बोले, इनको ध्यान में रख के हमें आगे चलना है कि बच्चे को ऑब्वियसली रोजगार तो देना है, चाहे वो नौकरी करे या अपना खुद एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है। तो इस सारे तरफ जब कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं, ये बख्शी सर की स्लाइड मैंने यहाँ डाली हुई है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन में नॉलेज, स्किल और वैल्यूज, एटीट्यूड, सबको मिलके कंपिटेंसी बनाना। तो अब ये सारी चीजें ध्यान रख के, और कितनी रिपोर्ट्स की भी सर ने बात की है कि स्किल की जरूरत है, 21st सेंचुरी स्किल्स की चाहिए, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चाहिए। लेकिन अभी तक हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम था और जनरल एजुकेशन, वो अलग अलग चल रहे थे। हमने इंट्रोड्यूस किए वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का, बच्चे स्किल्स लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को कभी डिग्रीज प्रोवाइड नहीं किए, और सोसाइटी ने भी उन्हें उन नजरों से नहीं देखा कि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीवो कैम्पो इंट्रोड्यूस किए 2013 के करीब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, फिर वो कोर्स थे।
उनके टेकर्स भी भाई हमें ये बीकॉम में एडमिशन नहीं, अब बीकॉम लेना पड़ रहा है। तो एनडीपी की जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है वर्क में कि वो एजुकेशन और जनरल एजुकेशन का इक्विवेलेंस बना है। थिंक मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ बीच में। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। यस मैम। हाँ या थैंक यू। सो एक तो ये स्किल का इंटीग्रेशन और साथ में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट से जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली बात है। तो अब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मास्टर्स हो गई और अब कभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आना पड़ेगा, वो दौर भी चेंज हो रहा है। तो हम इंस्टीट्यूशंस को ये सारे तरह के लर्नर्स के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये सारा जो फ्रेमवर्क है ये आता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज ये डॉक्यूमेंट पढ़िए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तीनों मेन कंपोनेंट जो हमारे एजुकेशन के प्रोवाइडर्स हैं, वो सारी रेगुलेटरी बॉडीज एंड मिनिस्ट्रीज बैठ के उन्होंने ये सिंगल डॉक्यूमेंट बताया है कि स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक और वोकेशनल एजुकेशन तक सब जगह यूनिफॉर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर लेके आया जाएगा। अगर हम सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करें तो उसकी डिटेल्स हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में, जिसको NHEQF भी बोलते हैं। अब इस NHEQF में थोड़ा ब्रीफली देखना जरूर, बिकॉज आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ ये बहुत जरूरी है सारी चीजें समझना। तो जब हम बात करते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप बीच में आप लिखते रहो चैट पे, मैं देख रही हूँ अगर उसको हम वीव इन कर पाते हैं। तो इसमें हमारे क्रेडिट्स की यूनिफॉर्मिटी आई और क्रेडिट लेवल्स असाइन किए। तो क्रेडिट लेवल और क्रेडिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्रेडिट पॉइंट्स बनते हैं। लेवल है कुछ स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक कंटिन्यूड लेवल्स हैं, ये जनरल एजुकेशन के क्रेडिट लेवल है। और ऐसे ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF जिसको बोलते हैं, NEP से पहले उसके 10 लेवल थे, अब उन 10 लेवल को भी चेंज कर दिया है 8 लेवल में। तो ये जो दोनों 8 लेवल्स हैं ये पैरेलल में चलेंगे। तो कोई बच्चा अगर वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 4.5 लेवल पे एग्जिट करता है तो वो जनरल एजुकेशन में आ सकता है और वाइस वर्सा। अभी तक हमने इस तरह की प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए, लेकिन NEP डॉक्यूमेंट इस तरफ जा रहा है बिकॉज सारा इक्विवेलेंस इसी तरीके से आएगा। एक डेफिनेशन मैं क्रेडिट की बात करूंगी जो इस डॉक्यूमेंट में दिया है, और इसमें दो डेफिनेशन दिए हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में, जिसमें पहला है क्रेडिट्स आर ए फंक्शन ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स फॉर ए प्रोग्राम और कोर्स और ट्रेनिंग डिटरमाइंड बाय द सक्सेसफुल असेसमेंट। नाउ लर्निंग आउटकम्स इसमें एम्बेडेड है डेफिनेशन में। तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं वो उसका शुरुआत ही क्रेडिट की डेफिनेशन से हो रहा है। और ये लर्निंग आउटकम सिर्फ लर्निंग आउटकम्स लिखने से काम नहीं चलेगा, वो जब तक कि सक्सेसफुल असेसमेंट के साथ मैपिंग ना हो जाए। और यही पूरा इंटेंट है COPO मैपिंग को करने का, कि भाई जो आपने लर्निंग आउटकम सोचे इस क्रेडिट को देने के लिए, तो वो लर्निंग आउटकम बच्चे ने अचीव किए हैं या नहीं किए। तो इसीलिए हर क्वेश्चन हर एक्टिविटी जो भी आप फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट में ऐड कर रहे हो तो उसको COPO मैपिंग जरूरी है। एक और डेफिनेशन है क्रेडिट की जिसमें क्रेडिट इज रिकॉग्निशन दैट ए लर्नर हैज कंप्लीटेड ए प्रायर कोर्स ऑफ लर्निंग कॉरस्पॉन्डिंग टू ए क्वालिफिकेशन एट ए गिवन लेवल। इससे जो बच्चे की मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है
वो इस क्रेडिट का क्लेम से। तो आपके डिफरेंट लेवल्स हैं। हर साल हायर एजुकेशन पे 40 क्रेडिट्स मिनिमम है, बट कोई इंस्टीट्यूशन, जो भी ऑटोनोमस डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे ऑटोनोमस कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, वो उसके अलावा भी दे सकते हैं, लेकिन 40 कम से कम है। और हर इंस्टीट्यूशन को 2 सेमेस्टर्स में ये करना, तो 20-20 पर सेमेस्टर। आप ये नहीं कर सकते मैं तो एनुअल मोड में जी 40 दूंगा, मैं 3 सेमेस्टर्स कर देते हैं, नहीं। हर जगह आप 2 सेमेस्टर्स। और एक और चीज है यहाँ पे क्रेडिट की, कि भाई बच्चे ने कितना पढ़ा कि आप कितना क्रेडिट दोगे। तो ये भी डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं तो जी 100 घंटे पढ़ाऊंगा तब मैं एक क्रेडिट दूंगा, लेकिन जो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है वो सिर्फ 5 घंटे पढ़ा के, आई एम नॉट, डोंट रिलेट विद द टॉपिक, जस्ट एग्जांपल्स। तो सारे सब्जेक्ट कुछ भी इंक्लूडिंग, चाहे वो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी हो चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, जब तक बच्चे ने 30 घंटे नहीं दिए हैं एक क्रेडिट अलाइन नहीं होगा, ना ज्यादा ना कम, ऑन एन एवरेज। तो इसको अगर हम अपने वर्कलोड से देखें, तो अगर थ्योरी का कोर्स होता है तो एक क्रेडिट में 15 घंटे तो क्लास में होंगे। कैसे? 15 हफ्ते हमारे सेमेस्टर में टीचिंग होते 18 हफ्ते हैं, लेकिन छुट्टियां वगैरह अगर लगा ले तो उन 15 हफ्तों में हर हफ्ते आप एक एक घंटे की क्लास लगाते हैं एक क्रेडिट पेपर के लिए। तो आप टोटल करोगे 15 घंटे आपकी क्लास में हो रहे हैं, लेकिन थ्योरी पेपर के लिए बच्चे के लिए सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कितनी सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए? वो 30 नोशनल लर्निंग आवर्स में से अब 15 माइनस कर दो, तो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए 15 घंटे। अब अपने आप सिलेबस को देखो। अगर आपने क्लास करवाने एक क्रेडिट पेपर, इसीलिए आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट। अगर इतनी क्लासेस में आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो, तो सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है। आपने तो करवा दिया किसी तरह, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं, तो भी सिलेबस ठीक नहीं है, करिकुलम ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल में सारा का सारा काम लैब के अंदर, या हमारी लैंग्वेज लैब्स हैं, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी है इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। तो इसीलिए ये 30 घंटे, तो आप एक क्रेडिट का प्रैक्टिकल किया, आप 2 घंटे हर हफ्ते क्लास लगाते हो। समझा रही बात? और इसमें कोई होमवर्क नहीं है, सब कुछ इसके अंदर, इसी के अंदर होना चाहिए। तो आपका जो अगेन करिकुलम कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा लगा दिया जिसको लग, आपने एक क्रेडिट का पेपर बना दिया लेकिन उसमें लगते हैं आपके 4 घंटे होने में, तो वो ठीक नहीं है। आपको देखना है इतने टाइम में कौन सा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो। आप एक्सपेरिमेंट को आधा करके थोड़ी जाओगे। तो क्रेडिट कितने होंगे, क्या होंगे, ये इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करना है। एनईपी का डॉक्यूमेंट नहीं बोलता कि भाई प्रैक्टिकल के क्रेडिट कम कर दो। ये जो कई कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एनईपी से पहले अच्छा था, अब तो आप सब कुछ भर रहे हो या आप टीचर्स भर रहे हो, फ्रेमवर्क में इसकी कहीं बात नहीं हो रही है। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आते हैं। इसके अंदर एक क्रेडिट के लिए 40 से 45 घंटे बच्चे को लगाने चाहिए। बिकॉज जब हम फील्ड विजिट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे जाते हैं तो बच्चा ऑब्जर्व ज्यादा कर रहा है, प्रैक्टिकल की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ आपके 45, तो अगर आप कोई एक क्रेडिट का पूरा पेपर बनाते हो किसी इंडस्ट्री के साथ, तो आपको इंश्योर करना है कि वो 40 to 45 आवर्स उसके बच्चे के लगे। ये तो हुई क्वांटिटी की बात। अब बात करते हैं हम क्वालिटी, कि इस लर्निंग आवर्स में क्या क्या आए। सिर्फ करिकुलर नहीं, जो हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उनको भी अब क्रेडिट अर्निंग। तो अपार्ट फ्रॉम दीज रूटीन थिंग्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की एक्टिविटीज, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, डिबेट, डिस्कशन, ऐसे राइटिंग, celebration of festivals, self-defense classes, events, competitions like hackathons, sports, games, physical activity, life skill-based education, basic operation skills, social और community work, जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है वो इन सब की मिला के क्रेडिट कोर्सेज कर सकते हैं। और इंटर्नशिप,
अप्रेंटिसशिप आवर अब ये कंपलसरी हो गया है, इसके बिना डिग्रीज अवार्ड नहीं की जाएंगी। क्यों? बिकॉज सारी की सारी ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग क्रेडिट अर्निंग थ्रू मूक्स, तो आपके कुछ थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, आप इस पे डाल दो। आप प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैंड्स ऑन चीजों का ज्यादा महत्व है, तो आप इस तरह के भी कोर्सेज आप प्रोवाइड करो, जिससे बच्चे ऑनलाइन से भी क्रेडिट अर्न करें। तो अब ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक एक्सेस से काम नहीं चलेगा, उसको स्किल कोर्सेज भी देने हैं, उसको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज भी देने हैं, जिससे एटीट्यूड और उसकी पर्सनैलिटी बने, और साथ में उसको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देना है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रियल लाइफ वर्क एनवायरनमेंट। हमारी जब हम पहली बार क्लास में खड़े हुए तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट सो गुड, बिकॉज वी वर नेवर प्रिपेयर्ड। हम सिर्फ अपनी सब्जेक्ट्स के रट्टे और समझ समझ के और अप्लाई न्यूमेरिकल सॉल्व करके पढ़े हुए हैं। बट ओवरऑल अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे को करना है, तो ये सारी चीजें साथ, और इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं करिकुलम की बात करूंगी, जिसको हमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ अलाइन करना है। तो आपको जब भी करिकुलम बनाते हो, तो चार फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। ये कोर्स में क्यों बना रहा हूं, क्या पर्पस है, और उन पर्पस से ही आपके जो लर्निंग आउटकम्स निकल के आएंगे। कुछ सब्जेक्ट के पर्पस होंगे और कुछ जेनरिक लर्निंग आउटकम्स के होंगे। फिर आप क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस दोगे, क्या एक्टिविटीज दोगे, क्या किस तरह, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करोगे, पैडागोजी हो गई, पूरी हायरार्की ऑफ टीचिंग लर्निंग हो गई, और डिटर्मिनेशन ऑफ अटेनमेंट जिसमें असेसमेंट। तो जब हम पूरी सीओपीओ मैपिंग करते हैं, तो इन चार बिंदुओं से पूरी डिटेल्ड वर्कआउट होती है हर टॉपिक की। तब जा साथ में अच्छा इंडियन सिटीजन बनाने के लिए क्या रेफर करना है, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। और स्पेशली मैं बोलूंगी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A, इसको ध्यान में रखकर हमें बच्चों की कैपेसिटी डेवलप करनी है। और अब जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार करिकुलम में क्या होना चाहिए, दो स्लाइड्स होनी चाहिए, फिर मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन से कनेक्ट करूंगी। एक तो जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज का करिकुलम बना रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड टॉपिक तो हम करते आ रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। हमें स्किल्स सोचने हैं, तो वही स्किल्स अगर छोटे छोटे हैं तो स्किल कोर्सेज आ गए, या एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में हम बीच में ऐड कर दें। कैपेसिटी टू एक्सट्रापोलेट फ्रॉम व्हाट हैज बीन लर्न, ट्रांसलेट द कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन, तो रियल लाइफ सिचुएशन में करेक्ट करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल नहीं। पता लगा हमने एरियाज के फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब हम टाइल खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हमें नहीं पता होता हम कितनी टाइल्स की पेटी खरीदे, और हम पूछेंगे किसी से जो टाइल लगाने वाला है, भैया बताओ जरा कितनी पेटी खरीद के लाए, और मार्केट में पता लगता है नहीं वो 2x2 फुट की नहीं है, अब नया माल आया है 2x3 फुट का है। फिर हम कॉल करके पूछेंगे, तो हमने वो एरिया अप्लाई नहीं किया, रट लिया, सॉल्व कर लिया, नंबर ले लिए। तो अब जो रियल लाइफ सिचुएशन से करना है करेक्ट, और ये जेनरिक लर्निंग आउटकम्स जो बख्शी सर ने भी एम्फेसाइज किए थे, ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स और हमारी ओवरऑल, ये मिसिंग टू द ग्रेट एक्सटेंट है। और इसको प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। मेरा अपना एक्सपोजर, जब मैंने एआईसीटी की कुछ कमेटीज में थी, तो उस समय 2021 के जनवरी में एक लेटर आया मिनिस्ट्री से कि भाई हमें बुक्स लिखनी है, जो अब हम थर्ड ईयर तक लिख चुके हैं, तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन से अलाइन करनी है, और एनईपी 2020। तो मैंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन को स्टडी किया इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से। हमारी कंट्री में एआईसीटी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी जिसने आउटकम बेस्ड एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया अपने इंजीनियरिंग और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो जो इंजीनियर्स के लिए ये 12 प्रोग्राम आउटकम होते हैं, लर्निंग आउटकम एट द प्रोग्राम लेवल की, 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद बच्चे में ये सारी चीजें डेवलप करनी है। इनके अंडर आप
अगर एआईसीटी तो हर पीओ के परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी पॉइंट है। अब हम स्कूल एजुकेशन में करिकुलर गोल्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज का भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, नाम थोड़े चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इन इंडिकेटर्स को लेकर फिर आपके उसके सब पॉइंट्स बनाने हैं कि भाई ये अब कैसे अचीव होगा इसको। अगर एग्जिस्टिंग बुक्स में था तो ये जो points ये तो थे, लेकिन जो येलो पे है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल टीम और कम्युनिकेशन, तो हुआ क्या इसके बाद, ये 2014 में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ने वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद sorry, I don't know why the correction is. I hope I am back now. तो इसमें ये सारी चीजें मिसिंग थी, तो हमने जो टेम्पलेट बनाई विच वाज एक्सेप्टेड बाय द एंटायर वर्किंग कमिटी, इट्स 3 member कमेटी नाउ, 2 member, और इसकी अब 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो रही है बुक्स की। तो इसमें जो मिसिंग चीजें थी वो हमने डाली। उसके ऊपर मैं अभी आऊंगी, कुछ एग्जांपल्स दूंगी। 2018 में यूजीसी ने भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया। आप सबने एलओसीएफ का करिकुलम देखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, हमारी जो सीबीसीएस का करिकुलम था उसी में ही हमने 4-5 लाइनें सीओस की डाल दी। लेकिन वो सारे सीओस डिसिप्लिनरी नॉलेज के थे, और हमने कुछ कोर्सेज डाल दिए कि चलो कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स डाल देते हैं, कंपलसरी लैंग्वेजेस का डाल दिया। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेजेस वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, साथ में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स वाले भी तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इन सारों को आप देखो किस तरह से हम इंटीग्रेट करें। तो जब आपके लर्निंग आउटकम्स बनते हैं कोर्स लेवल पे, उनको कोर्स आउटकम बोलते हैं। लेकिन इन ये वो एक्टिविटीज हैं विच द लर्नर्स विल बी एबल टू परफॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीचिंग। तो इसीलिए सिर्फ नाम के नहीं नहीं डालना है, आपको देखना है बच्चे ने ये परफॉर्म किया और उसकी असेसमेंट तक मैप करनी है। और हर करिकुलम में कितने टॉपिक्स हैं आपके जो सिर्फ नीचे रिमेम्बर और अंडरस्टैंड लेवल पे रह रहे हैं, क्या उनमें से कुछ आप ऊपर ले जा सकते हो क्रिएट लेवल पे। तो अगर आपके कोर्स आउटकम ने आपने पूछा है कि भाई ये टॉपिक बच्चे को हम एनालाइज तक ले जाएंगे, उसकी एक्शन वर्ब ले ली, लेकिन आपकी असेसमेंट अगर सिर्फ रिमेम्बर लेवल पे है तो वो प्रॉपर सीओपीओ मैपिंग नहीं है। तो इसीलिए ना कि सिर्फ सीओपीओ मैपिंग, उसके लेवल्स भी आपको देखने हैं कि हमने जो क्योंकि अप्लाई लाने के लिए रिमेम्बर भी चाहिए, अंडरस्टैंड भी चाहिए, अप्लाई भी चाहिए, तब एनालाइज कर पाएगा बच्चा। लेकिन क्वेश्चंस ये सारे होंगे, लेकिन आप एनालाइज तक भी उसको लेके जाएंगे इस तरह। तो इसकी पूरी मैट्रिक्स अच्छी बनाने के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप चैप्टर लेवल या यूनिट लेवल पे काम करो। हमने आईसीटी में ये किया कि करिकुलम फाइनल या बुक्स फाइनल करने और कोर्स आउटकम्स लिखने से पहले पहले एक्टिविटीज डिजाइन करो कि भाई इस टॉपिक में क्या असेसमेंट होंगे, क्या एक्टिविटीज होगी, और वो हमारा किस सीओ के साथ। अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आपने डिजाइन कर दी और वो किसी सीओ के साथ तो मैप ही नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आपके सीओज इंप्रूव होंगे, और आपके जो प्रोग्राम आउटकम्स हैं, तो आपके जो सारे कोर्सेज का कल्मिनेशन है, यानी कि हर सेमेस्टर में आपके 5-6-7 कोर्सेज हैं, आपके 8 के 8 सेमेस्टर्स अगर कंबाइन करोगे तो सारे के सारे पीओस टिक मार्क होने चाहिए। सिर्फ टिक मार्क नाम के लिए नहीं, असेसमेंट भी होनी चाहिए। तो इसीलिए जो मेरी अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस पे कई असाइनमेंट्स पे नेशनल लेवल पे काम कर चुकी हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी में पूरी बुक राइटिंग 11th और 12th की, उसमें हम एक एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी उस डिटेल तक जा रहे हैं, और फिर हम लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे। तो जो हमारे सीओपीओ मैपिंग की तो सब बात करते हैं, मैं ये बोलूंगी आप स्टार्ट करो जो आपका हर कोर्स
को इंडिपेंडेंटली देखो कौन सा प्रोग्राम आउटकम आपका मैच हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो जो मैप नहीं हुआ है, और ओवरऑल व्यू देखो बच्चे को किस में हमने एक्टिविटीज कम दी है, किस में ज्यादा दी है। तो जिसमें हमने कम दी है और उस टॉपिक के अलाउंड उस मिसिंग प्रोग्राम आउटकम का आप एक एक्टिविटी डालो। तो ये अगर आप करोगे तब जाके हमारी क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउट, नहीं तो वो पेपर पे रह जाएगा। नैक को एक डॉक्यूमेंट चाहिए, आप खाना पूर्ति करके भर दोगे, बट क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इसकी डिटेल्ड वर्कशॉप पे जाना कि भाई हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसके ऊपर हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके बाद में आती हूँ टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज। अब ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली आईसीटी के बिना काम है नहीं, और एनईपी आईसीटी के बारे में पूरा डिटेल में बोलता है, और वो बात करता है ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स की। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे मैं थोड़ा सा पार्ट दूंगी। आप ये पिरामिड अपने बच्चों को पहली क्लास में दिखाओ। अगर आप लेक्चर मोड में पढ़ाते हो तो 5% से ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है, उन्हें नंबर दे दो 90%, आप लर्निंग नहीं है। अगर आप अपना मुड़ के देखो 12वीं क्लास की, हम अगर, मैं केमिस्ट्री की टीचर, अगर फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी का मेरे को पेपर देना पड़े तो मेरे वो मार्क्स नहीं आएंगे जो मेरे पहले, शायद फेल हो जाऊं। क्योंकि 5% लर्निंग रहती है बाद तक, रीडिंग से इंक्रीज होती है 10%, ऑडियो विजुअल जो अब उपलब्ध है उससे 20%, डेमोन्स्ट्रेशन से 30%, डिस्कशन ग्रुप से 50%, और प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75%। और लगता है कहाँ पे 90% है, तो हमारे जैसे टीचर्स 10 20 30 साल पढ़ाते रहते हैं, तब हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक आ गया है। तो अब क्या चाहिए आपको, लेक्चर को कन्वर्ट कर दो ऑडियो विजुअल, पढ़ाना बंद करो। जो काम वो रॉबोट कर सकता है आप करना बंद कर दो, वो आपका लेक्चर मोड वाला ले लेगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन डिस्कशन ग्रुप एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सर ने भी अभी कई मॉडल्स बताए, और थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैं दूंगी। और ये ई कंटेंट यहाँ पे आता है। तो ई कंटेंट अगर आप बनाते हो तो वो एक बेस बनता है आपको एम्पावर करने के लिए, फ्लिप क्लासरूम जैसे मॉडल्स के लिए जो सर ने बताया। और मैं इसको ये बोलोगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ पाथ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो अब जब ई कंटेंट की हम बात करते हैं तो ई कंटेंट के बारे में भी एनईपी बहुत बोल रहा है कि भाई टीचर्स को खुद कंटेंट बनाना चाहिए, एलएमएस आना चाहिए, टूल्स आने चाहिए, एआई भी, ओल्ड भी, और जितने टूल्स तो आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। सो वी कंटिन्यूअसली हैव टू बी, आई थिंक डॉक्टर आशुतोष विल बी गिविंग यू सम हैंड्स ऑन टूल्स एज वेल। सो आप पूरी एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए और फिर उसके ऊपर करके एंड देन अप्लाई इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट। तो आपका जो रोल है इस डॉक्यूमेंट में, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है बड़ा अच्छी तरह से, टीचर्स रोल इन फैसिलिटेटिंग एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट विद द कंटेंट एंड विद। तो कंटेंट तो चाहिए आपको, डिजिटल कंटेंट नहीं होगा तो आप आगे नहीं, आप बच्चा बोलेगा नहीं नहीं उस बुक से समझ नहीं आया, अब आप दोबारा बताओ, तो आप वही उलझे रहोगे। तो आपको अगर फ्लिप क्लासरूम की इम्प्लीमेंटेशन में जाना है, और इतने सारे मॉडल्स हैं, तो आपको एग्जिस्टिंग वीडियोस इकट्ठे करो जो मैप होते हैं, नहीं है तो अपने बनाओ, आजकल कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह के जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी गुड पीपीटी बना के बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स बन जाते हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल लेवल के पर्सपेक्टिव से अगर आपको ई कंटेंट डेवलपमेंट करना है तो आपको डिफरेंट फोर क्वाड्रेंट मॉडल से ई कंटेंट के भाई क्या क्या चाहिए, बच्चे को वीडियो भी, रिटन मटेरियल भी चाहिए। नो मोर जॉब आउटकम बेस्ड एजुकेशन में हम अगेन एम्फेसिस, ये हमने 2013 में मॉडल डाला था PISA में, जो अब एआईसीटी की मेरी टेस्ट में ऐड किया, और एनसीईआरटी के भी बुक्स में ऐड हो रहा है। तो सारी चीजें जो हमारी केस स्टडीज हैं, एथिक्स है, ये कहाँ से आएंगी। तो वो जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, उसके अराउंड की सारी जो चीजें हैं, दे ऑल्सो वी हैव टू बी लुकिंग। इस मॉडल को मूक्स में भी फोर क्वाड्रेंट मॉडल आया 2017 में, जिसमें डिस्कशन फोरम, वीडियो, रिटन मटेरियल, असेसमेंट,
अब हम 2024 में नई गाइडलाइंस आई है, में दो चीजें ऐड कर दी। आप देखते हो भी है, ई कंटेंट है, then आपका ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म हो गया जिसमें डिस्कशन फोरम आ गए, असेसमेंट, इंडस्ट्री वर्टिकल की बच्चों को इंडस्ट्री में क्या स्किल सेट चाहिए, तो कुछ मॉड्यूल्स आपके इंडस्ट्री के अलाउंड होने चाहिए। और ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम में जिस कॉलेज के बच्चे में एनरोल किया है तो वहां का टीचर और वो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर लाइव सेशन थ्रू भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ब्लेंडेड लर्निंग कोरोना से पहले ऑनलाइन सेशन इतने होते थे, तो जो 2017 गाइडलाइन में नहीं है। Excuse me, ma'am. You are not audible. You are not audible, ma'am. सॉरी, मैं थोड़ी दूसरी जगह थी तो ये सिग्नल थोड़ी देर के लिए मैं शिफ्ट किए अपनी पोजीशन। एक मिनट में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मॉडल्स हैं मूक्स के, ये भी आपको डिटेल में समझने चाहिए, बिकॉज धीरे धीरे सारी इंस्टीट्यूशंस को आपको प्रिपेयर करना होगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद मैं आती हूँ असेसमेंट पे जो चेंजेस आने हैं। वील हैव टू गो इनटू मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स, जिसमें जो हमारे लर्निंग आउटकम मैंने क्रेडिट डेफिनेशन में बताया था, तो जो जो हमने लर्निंग आउटकम्स लिखे हैं उसके अलाइन और डिफरेंट डाइवर्स एट्रीब्यूट्स आपको मेजर करने पड़ेंगे। और एनईपी क्या बोलता है इसके बारे में? इट टॉक्स अबाउट रीवैम्पिंग असेसमेंट। जैसे कि अभी तक हमने जो किया है वो बहुत चेंज करना है, तो इसके ऊपर हमें हर टीचर को अच्छे क्वेश्चंस बनाना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाना, जैसे सर भी एग्जांपल ले रहे थे। और कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। And assessment methods must be scientifically designed to continuously improve the learning and test the application of knowledge। सिर्फ remember understand से बात नहीं करेगा, उसकी application। तो समेटिव असेसमेंट जहाँ फाइनल एग्जाम लेते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव में जहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट एज लर्निंग है, जहाँ पे गेमिफिकेशन टूल्स और तो असेसमेंट के थ्रू लर्निंग हो रही है बच्चों की। तो इसीलिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन इन द टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस। और अब जब हमारे असेसमेंट, कुछ कोर्सेज तो है थ्योरेटिकल, जिसका हम चैलेंज है कि भाई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन कैसे बनाएं कॉग्निटिव के। अब हमारे पास स्किल कोर्सेज भी आ गए हैं और इफेक्टिव डोमेन। तो अगर आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछते हो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड पर्सनालिटी, दैट इज ऑफ नो यूज। तो स्टूडेंट के अंदर वो क्वालिटीज इम्बाइब होनी चाहिए, तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू एग्जिबिट। तो इसीलिए आपको इस सारी डायरेक्शन में अलग अलग तरीके के असाइनमेंट्स और असेसमेंट लेने हैं, नॉट द सेम हैंड रिटन वन। तो इसमें आपको हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे असाइनमेंट और टेस्ट हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको कम करके आप इनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करो। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए आपको एक्टिविटीज पे आना पड़ेगा। तो इवन चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके ऊपर अब बहुत चेंज होना जरूरी है। और आप अगर अपने सब्जेक्ट में इसमें इवॉल्व करो, अपने स्कूल एजुकेशन कोलीग्स को भी आप हैंड होल्ड कर सकते हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो रही है, जिसमें क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं जिसमें रट्टा लगा लिया बच्चे ने, बट वो देख के कि भाई अच्छा मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है तो कौन सा बेटर तरीका है,
क्या शुरू में था क्या बाद में था, जिसमें कई चीजें चेक हो रही हैं। तो एक ही इस तरह के अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चंस की बात हो रही है, डाटा एनालिसिस क्वेश्चंस की बात हो रही है, जहां पे आप पाई चार्ट्स ग्राफ चार्ट्स वगैरह लगा के आप अपने टॉपिक बनाओ। कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड एक न्यू सिनेरियो बच्चे को, जो हम बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि इन रियल लाइफ सिचुएशन कैसे कैसे करोगे आप, नया नया सिनेरियो उनको देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इक्वेशन की बात करें तो नहीं, ये नहीं, इसमें तो रट्टा लगाएगा बच्चा। क्या हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ, एक बैलून सेलर ने एक से बैलून खरीद लिए, बेच दिए, और हम ले आए घर में और बर्थडे पार्टी में एक्सीडेंट हो गया। तो क्या उससे रिलेट बच्चा एनालाइज करेगा कि भाई बैलून में क्या था, कहाँ अप्लाई हो रही है हाइड्रोजन गैस, और फिर उस इक्वेशन तक आओ। तो इस तरह के सिनेरियो के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और फिर इनोवेटिव असेसमेंट्स, जहाँ पे बहुत फॉर्मेट्स हैं, आप इसमें डिटेल में देखो अपने सब्जेक्ट में कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। प्रोजेक्ट्स हो गई, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंस, फील्ड वर्क, लैब एक्सपेरिमेंट्स, case studies, simulations, problem based learning, community service learning projects, peer assessment, self reflection journals, think, pair, share models, concept maps, e portfolios, online simulations, virtual labs. Video, audio recordings, collaborative online projects, debates, visual essays, live museum, even जैसे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल की अगर बात, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग एलिमेंट के बारे में पढ़ के और बताए। तो ऐसा नहीं, ये सारे मॉडल्स हैं जो हर सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है। और जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो इंटर्नशिप से मिलेगा। सर ने अ, इसकी भी बात की थी कि प्रोजेक्ट्स वगैरह, आई थिंक वो मैं ब्रीफली स्किप करूंगी। पोर्टफोलियो जरूर बनाइए बच्चों का, जिसमें सिस्टमेटिक कलेक्शन आप बच्चों के काम का, बिकॉज अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनका एटीट्यूड भी आपको आपको उनकी एक्टिविटीज, यू कैन कीप ऑन हैविंग अ पोर्टफोलियो। और डिजिटल पोर्टफोलियो बनाइए, मैनुअल नहीं, उनसे डिजिटल स्किल्स भी डेवलप होंगे। एंड गिव देम ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ग्रुप प्रोजेक्ट से जो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो सारी इंप्रूव होंगी। एंड टॉपिक कहाँ से आएंगे? लुक एट द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ इंडस्ट्री और सोसाइटी, एंड ऑल्सो लुक एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कोई अब ऐसी प्रॉब्लम जो एसडीजी में है, क्या अपने एरिया में आइडेंटिफाई करके उसको अपने उससे साथ कर रहे हो, तो उस तरफ जाना है। और हर बार सेम प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, एवरी ईयर इट हैज टू बी न्यू। सो बी इनोवेटिव इन डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आप इनोवेटिव नहीं बनोगे तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? सो दिस द टाइम टू सी एंड गो इन दिस डायरेक्शन। फिर हमारी जो ऐसी एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रेडिंग के लिए, असेसमेंट ग्रेडिंग के लिए सिर्फ रूटीन नहीं चलेगा, हमें उसमें रूब्रिक्स सीखनी पड़ेगी। तो रूब्रिक्स में क्या है, हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और लेवल्स होते हैं। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं, बच्चे ने सर्वे किया, अच्छा कितने सर्वे किए, 5-10 सर्वे किए हैं तो इस लेवल पे रखेंगे, इससे ऊपर किए हैं, इससे कम किए हैं, तो यू डिफाइन कि क्या क्या क्राइटेरिया है और उसको हम किस लेवल पे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो असेसमेंट्स हमारे बहुत कुछ, आपका 80% आपका मैनुअल काम असेसमेंट का इस पे आ सकता है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप, एमसीक्यू, मैचिंग, क्रॉसवर्ड्स, वीडियो, ऑडियो बेस्ड असेसमेंट। तो ये तो आप जरूर सीखिए। कितने भी टूल सीखेंगे अलग अलग तरीके के, यू विल हैव टू पुट इट इन योर। और ऐसे टूल लो जिससे आपको एक्सेल एक्सपोर्ट कर लो। कई बार होता है हम टूल्स लेते हैं, एक हफ्ता फ्री है, उसके बाद तो हमने असाइनमेंट करवा लिया। तो इमीडिएटली यू शुड यूज दैट टूल जहां से एक्सेल एक्सपोर्ट हो जाए। तो आप उस एक्सेल को कंपाइल करते हो और नए टूल पे चले जाओ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप सारा डाटा कंपाइल कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस, क्विजेस, इसके अंदर भी बहुत पावरफुल टूल है। खासतौर से मैं मूडल बोलूंगी, मूडल आप सबको सीखना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन में भी अपना आप मूडल इंस्टॉल करो। गेमिफिकेशन टूल्स हैं,
वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी है, और अब एआई टूल्स का जमाना आ गया। तो ये सारी डायरेक्शन है जहाँ पे हमें सीखना है। एंड how AI can improve our role? Definitely, it will be providing personalized learning, productivity and efficiency increases, and creating and supplementing content also becomes faster. तो ये जो सारे AI टूल्स हैं, आप इनसे आइडिया लो कि अब मैं क्या एक्टिविटी क्लास में, जो मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन की या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, और बख्शी सर भी बात कर रहे थे, तो आपको लगता है क्या करवाना चाहिए? आस्क दीज, बट डोंट गिव दिस कि अच्छा बच्चे भी यही कॉपी पेस्ट करके दे, तो उसका फ्रेमवर्क बनाओ एंड एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग, एंड देन गिविंग यू, एंड स्पेशली गिव ग्रुप एक्टिव। कई बार होता है इंडिविजुअल student will not be able to cope up, so start with group activity. At least one group activity in every course should be there. So search in a new way, there are so many tools available. आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो, और पूरा पूरा राइट अप पावर पॉइंट्स बना सकते हो जिसके अंदर क्वेश्चंस आ जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, कैनवा, ये सब ने अपना एआई के साथ दे हैव इम्प्रूव। आप नई नई इमेजेस जनरेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कंटेंट के लिए कॉपीराइट है। यू कैन गेट इंस्टेंट वॉइस ओवर, यू कैन क्रिएट वीडियोस विद जस्ट गिविंग some 3-4 words which can be used inside your flipped classroom video. AI tools for data analysis are there, and assessment, आपको लगता है क्वेश्चंस बनाने हैं, तो then also base questions can be there, but give a manual and then improve. AI tutors आपको अपना ह्यूमन टच जरूर रखना है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कि ये मेरे कोर्स करिकुलम के अराउंड है, ये स्टूडेंट्स के लर्नर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। दैट ह्यूमन integration is very important, and that's why I'll say it's a AI integrated blended model that now we have to move to. But इससे पहले थोड़ा सा word of caution, I will share the, एक मिनट, ये मैं दूसरी स्लाइड खोलती हूँ अपनी, where some AI ethics के ऊपर भी हमें अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। So what it says is, एक यूनेस्को बेजिंग कॉन्सेंसस हुआ था। दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। So be mindful that while AI provides opportunities to support teachers in their educational and pedagogical responsibilities, human interaction and collaboration must remain at the core of the education. Be aware. So be mindful that while AI provides opportunities to support teachers in their educational and pedagogical response, human interaction is very important, as I said. And be aware that teachers cannot be displaced by machines, and ensure that their rights and working conditions are protected. And ensure that AI promotes high quality education and learning opportunities for everyone, irrespective of gender, disability, social or economic status, ethnic or cultural background, or geographical location. And the development and use of AI should not deepen the digital divide, and must not display bias against minority or any vulnerable group. और हमें अपने बच्चों में good human traits while using AI also बताना है. Please be a good human and don't tell that ये content मैंने बनाया, AI ने नहीं बनाया. So do not mislead anyone that the content generated AI product is human generated. Do not provide medical advice. Do not provide legal or financial advice. Do not generate political content. Do not generate source code. Do not generate spam or these type of viruses. Do
Excuse me, ma'am. You're not audible and PPT is not here. So just last few minutes. So in addition to providing these ethical things for the students while they are using AI, we should also change our policies. हमारी लाइब्रेरी में वही बुक्स हम खरीदे जा रहे हैं जो शायद बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है. हफ्ता महीना whatever, and the teachers can use that and prepare good things. So it is time to change. First step toward the change is awareness, which we have tried to give it in this session. Same Professor Bakshi did. Second step is acceptance. आपको पहले तो accept करना पड़ेगा time change है, and there is no other way around. थर्ड स्टेप, आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चेंज नहीं होगा. जब आप इम्प्लीमेंट, तभी आपको लगेगा कि यस कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कैसे. एंड द फोर्थ स्टेप इज मास इन्वॉल्वमेंट. Madam, you are not audible. Life is supposed to be an exam. Many people feel because they try to copy, it's not realizing everyone has a different question paper in life. So, cloud, why are we giving previous year questions to the students if they have these them? So, thank you much, and over to organizers. And if any questions are there, I'm here. Thanks a lot, ma'am. Your insights have broadened our understanding about overall credit framework, courses, and different aspect of outcome-based teaching and learning. Thank you so much, ma'am.